गुड आफ्टरनून। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था बिजनेस एंड सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट तक। अभी हम लोग नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट ले कौन से पार्ट है वो हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स फैसिलिटेट स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब एक बार अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को क्लासीफाई किया तो अपने को बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करने को आसानी होती है। तो इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। अभी बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अभी बिजनेस एनवायरनमेंट के दो टाइप है। सबसे पहला टाइप है इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा टाइप है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट से। तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? रेफर्स टू ऑल द फैक्टर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच अफेक्ट्स इज फंक्शनिंग। इंटरनल एनवायरनमेंट नाम से पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स जो उसके फंक्शनिंग को या काम पे ऊपर अफेक्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। तो अभी इंटरनल एनवायरनमेंट डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इंटरनल एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द फैक्टर्स, ये तो फर्स्ट लाइन पढ़ी। सेकंड, दीज फैक्टर्स आर जनरली रिगार्डेड एज कंट्रोलेबल। इनको मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्टर और मॉडिफाई सच फैक्टर्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशन इन फैक्टर्स को मॉडिफाई कर सकता है या उसको चेंज कर सकता है। अ फर्म्स इंटरनल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इट्स प्लान्स, policies, resources, relations and other internal factor which affects his working। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है? सबसे पहला प्लान्स, पॉलिसीज, रिसोर्सेज, जो भी मटेरियल मशीन ये अपने पास अवेलेबल है, रिलेशन, लोगों में जो रिलेशन होते हो, और बाकी के इंटरनल फैक्टर्स उसमें इंक्लूड होते हैं जो उसके काम के ऊपर इफेक्ट करते हैं। अभी एक एक करके देखते हैं फैक्टर्स कौन से हैं। तो द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, सबसे पहला है विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अ विजन स्टेटमेंट हाईलाइट्स द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये विजन स्टेटमेंट क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म के गोल से, मतलब ज़्यादा टाइम के, तो वो हाईलाइट करता है। इट इज़ ब्रॉड बेस्ड एंड प्रोवाइड्स नेसेसरी डायरेक्शन टू द बिजनेस। अब ये बहुत बड़ा रहता है। विजन स्टेटमेंट एक कंपनी का रहेगा तो उसमें जो अचीव करने का रहता है वो बहुत बड़ी चीज़ रहती है और उससे बिजनेस को डायरेक्शन मिलता है। ऑन द अदर हैंड, शॉर्ट टर्म टारगेट्स आर रेफर्ड टू एज मिशन स्टेटमेंट। और शॉर्ट टर्म टारगेट्स हम लोग मिशन स्टेटमेंट में हम लोग लिखते हैं।
A mission statement provide direction in setting objectives. अभी ये मिशन स्टेटमेंट का काम क्या है? ऑब्जेक्टिव्स बनाना और पॉलिसीज फ्रेम करना ऑर्गेनाइजेशन का, ये मिशन स्टेटमेंट का काम है। पद में देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी बिटवीन द विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीन स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उधर कुछ भी डिफरेंसेस होने नहीं चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि तीनों विजन, मिशन और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स ये सेम होने चाहिए, उसमें डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्लान पॉइंट है प्लान्स एंड पॉलिसीज। तो plans and policies, a knowledge of internal environment and how it affect the function of the organization is important to understand the use of business plan and policies. अभी इंटरनल एनवायरनमेंट का नॉलेज है अपने को होना चाहिए, तो उससे अपने को समझ में आता है कि उसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किस तरह हो रहा है, और अपने को ये भी समझ में आता है कि प्लान्स और पॉलिसीज़ बिजनेस के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। ब्रॉडली प्लान्स एंड पॉलिसीज़ कवर फंक्शनल एरियाज दैट इज़ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ज़्यादा करके प्लान्स एंड पॉलिसीज़ क्या कवर करते हैं? फंक्शनल एरियाज, ये अलग अलग फंक्शंस है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ये अलग अलग फंक्शन है। ये इंटरनल एनवायरनमेंट कवर करता है जो बिजनेस के अंदर होते हैं। बिजनेस प्लान्स एंड पॉलिसीज प्रोवाइड्स द ब्रॉड गाइडलाइंस विद इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू वर्क। तो ये प्लान्स एंड पॉलिसीज क्या करते हैं? गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं जिसके अंडर ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स। अ सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स इज नोन बाय इट्स एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स एंड नॉट बाय द बिल्डिंग एंड मशीन। अभी बिजनेस कितना सक्सेसफुल है ये कैसे जाना जा सकता है? कितने एफिशिएंट उनके ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब कितने एफिशिएंट उनके आदमी हैं, उससे बिजनेस कितना एफिशिएंट ये जाना जाता है। बिल्डिंग और मशीन से एफिशिएंट जाना नहीं जाता। ह्यूमन रिसोर्सेस मेक्स और ब्रेक्स द बिजनेस। ये ह्यूमन रिसोर्स ही है जो बिजनेस को बनाते हैं और तोड़ते भी है। तो बिजनेस रिसोर्सेस ये बहुत बड़ा फैक्टर है। केयर शुड बी टेकन टू रिक्रूट रिजल्ट ओरिएंटेड एम्प्लॉयज़। अपने को केयर लेनी है जब हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड एम्प्लॉयज़ की भर्ती करते हैं, तब अपने को उनकी केयर लेनी है। ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो। ठीक है, तो हम लोग आगे का कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल रिसोर्सेज, मतलब जो दिखते हैं, जिसमें फिजिकल रिसोर्स इंक्लूड मशीन, इक्विपमेंट,
बिल्डिंग, ऑफिस प्रीमाइसेस, फर्नीचर एंड फिक्चर एक्सेट्रा। तो ये फिजिकल एसेट है जिनको हम लोग फिक्स एसेट भी बोलते हैं और इनके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये फिजिकल एसेट या फिक्स एसेट्स है। एनालिसिस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट may indicate the weakness of physical resources, and such the firm can take an appropriate measures to correct such weaknesses। तो इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करने से क्या होता है, अपने को पता चलता है कि कितने फिजिकल रिसोर्सेज वीक है और उसमें क्या क्या केयर लेनी चाहिए ये वीकनेसेस दूर करने के लिए, ये अपने को समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल द ऑब्सोलीट मशीन्स में भी रिप्लेस। तो जो मशीन्स की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है उनको अपने को रिप्लेसमेंट करना है, ये एग्जाम्पल है। फिर अगला पॉइंट है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। सभी बिजनेस एक्टिविटीज का फाइनेंस ये एक लाइफ ब्लड है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स एडिक्वेट फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर फिक्स कैपिटल क्यों लगता है, एसेट्स परचेज करने के लिए, और वर्किंग कैपिटल क्यों लगता है, हर रोज का जो कामकाज है वो वर्कआउट करने के लिए। तो ये दोनों टाइप का कैपिटल लगता है, फिक्स और वर्किंग कैपिटल। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ साउंड फाइनेंशियल पॉलिसी वेयर द इनफ्लो ऑफ फंड्स इज मोर देन द आउटफ्लो। तो ऐसी फाइनेंशियल पॉलिसी रखनी है कि हमेशा अपना इनफ्लो ऑफ फंड्स, मतलब जो पैसा जमा होता है वो ज़्यादा होना चाहिए आउटफ्लो से। इन सच अ केस द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट फॉल इनटू लिक्विडिटी ट्रैप। अगर ऐसा है तो हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप में पड़ नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्पोरेट इमेज। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंजॉयज एंड इमेज अमंग द एम्प्लॉयज़। एक छवि रहती है ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज़ के मन में। सम रेफर्स टू देयर एम्प्लॉयज़ एज प्रोग्रेसिव वेयर अदर रेफर्स टू देम एज कंजर्वेटिव। मतलब कुछ लोग बोलते हैं, एम्प्लॉयज़ लोग बोलते हैं कि एम्प्लॉयर्स प्रोग्रेसिव है, कुछ लोग बोलते हैं कि एम्प्लॉयर्स मालिक लोग कंजर्वेटिव है। मतलब वो कम से कम सोर्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि अपने जो मालिक लोग हैं प्रोग्रेसिव है। तो अपने को क्या है, अपनी इमेज प्रोग्रेसिव करके एम्प्लॉयज़ के माइंड में करनी है। टू मेक द बिजनेस एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी एवरी बिजनेस मस्ट ट्राई टू इम्प्रूव इट्स इमेज। तो अगर बिजनेस को सोसाइटी को एक्सेप्ट करने को लगाना है तो अपने को अपने बिजनेस की इमेज इम्प्रूव करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस। तो बोथ लेबर एंड मैनेजमेंट शुड ट्राई टू मेंटेन प्रेजेंट रिलेशंस एट वर्क प्लेस, प्लीजेंट रिलेशंस। तो लेबर और मैनेजमेंट में अच्छे रिलेशंस होने चाहिए काम की जगह पे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। ये ज़रूरी है कि अपने को एक अच्छी लाइन मेंटेन करने की है कम्युनिकेशन की। डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी सेटल अक्रॉस द टेबल। अगर कोई झगड़े रहेंगे या डिफरेंसेस रहेंगे तो वो हम लोग टेबल पे बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। वर्क एनवायरनमेंट शुड अट्रैक्ट लेबर टू वर्क्स। तो वर्क एनवायरनमेंट को लेबर लोगों को अट्रैक्ट करना है काम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है R&D फैसिलिटीज। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये बिजनेस का स्ट्रेंथ है। इट हेल्प्स द बिजनेस टू गो अहेड ऑफ द कॉम्पिटिटर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड बाय इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वंस। ये बिजनेस को कॉम्पिटिटर्स के आगे लेके जाने के लिए मदद करता है, आइदर नए प्रोडक्ट्स बना के या पहले वाले प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करके ये कॉम्पिटिटर्स के आगे अपने बिजनेस को लेके जाने के लिए मदद करता है। ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो।
बहुत सर पढ़ के। किसको डाउट्स है क्या के आगे का पढ़ते? नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्टर्स and forces which are external to the organization such as economic, socio-cultural, demographic etc. अब इसमें वो फैक्टर्स है जो बिजनेस के लिए बिजनेस के सराउंडिंग्स के बाहर होते हैं। उसमें इकोनॉमिक फैक्टर है या सोशो कल्चरल है या डेमोग्राफिक फैक्टर उसमें इंक्लूड होते हैं। दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। इनके ऊपर कंपनी का कंट्रोल नहीं होता। हेंस दे आर रिगार्डेड एज अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स especially as they are dynamic and keep on changing continuously। तो ये जो फैक्टर्स है अनकंट्रोलेबल है और वो डायनामिक है और वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। देर इज़ अ कॉन्स्टेंट नीड टू एनालिज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सो एज टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कांस्टेंट एनालिसिस करने की ज़रूरत है ताकि हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विल एनेबल द फर्म टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़ एंड डिफ्यूज द थ्रेट्स। तो एक प्रॉपर एनालिसिस से क्या होगा, हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं और थ्रेट्स को निकाल सकते हैं। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। इसके दो पार्ट है। सबसे पहला माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा मैक्रो एनवायरनमेंट। सबसे पहले माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स इन द फर्म्स इमीडिएट एनवायरनमेंट। इमीडिएट अपना फर्म के अगर बाहर निकलते हैं तो क्या क्या नज़र आता है, वो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है। द माइक्रो एनवायरनमेंट कैन हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द फर्म। तो अपने काम के ऊपर डायरेक्ट उसका प्रभाव होता है। फीचर्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, तो अभी फीचर्स देखते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के। तो सबसे पहला है अपना कस्टमर। द की ऑफ सक्सेस इन मार्केटिंग ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन कस्टमर। तो मार्केटिंग का सक्सेस कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर कस्टमर्स लाइक्स, डिसलाइक्स, नीड्स, प्रेफरेंस, बाइंग मोटिव एंड एक्सपेक्टेशन। तो अपने को ये जानना जरूरी है कस्टमर को क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है, उसका वांट्स क्या है, नीड्स क्या है, किसको प्रेफरेंस दे रहा है, उसका बाइंग का मोटिव क्या है और उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, ये समझना बहुत इसेंशियल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटिटर्स। अ फर्म हैज़ टू एनालाइज कॉम्पिटिटर्स एक्टिविटीज़। मतलब जो भी कॉम्पिटिटर कर रहा है उनको अपने फर्म को एनालाइज करते रहना है। इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिटर्स मस्ट बी एनालाइज विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन। अभी किस किस चीज़ का अपने को एनालिसिस करना है। सबसे पहला जो है प्रोडक्ट डिज़ाइन, फिर प्राइसिंग, कितनी प्राइस है, प्रमोशन, किस तरह वो प्रमोट कर रहा है और किस तरह वो जो प्रोडक्ट है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सब अपने को जानना बहुत ज़रूरी है। सच एनालिसिस विल इनेबल द फर्म टू डिज़ाइन इफ़ेक्टिव मार्केटिंग मिक्स। अगर ये सब का एनालिसिस किया तो हम लोग मार्केटिंग मिक्स आसानी से या इफ़ेक्टिवली बना सकते हैं। ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो।
भाई हेलो, हाँ इसका नंबर हाँ ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है सप्लायर्स। सप्लायर्स इंक्लूड दोज हू सप्लाई इनपुट लाइक रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। आपले सप्लायर्स कोण है? जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन कांट फंक्शन विदाउट अ स्मूथ सप्लाई ऑफ इट्स स्टॉक एंड रॉ मटेरियल। अभी कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन बिना स्टॉक और रॉ मटेरियल के सप्लाई के बिना फंक्शन नहीं कर सकता। देयरफॉर इट बिकम्स essential to ensure a good relationship with its suppliers to get quality goods at right price at right time। तो ये ज़रूरी है कि अपने को अपने सप्लायर्स के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहिए ताकि अपने को क्वालिटी गुड्स मिले और वो भी राइट प्राइस में और राइट जगह पे मिले। इसके लिए सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है चैनल इंटरमीडियरीज। अभी ये कौन लोग हैं? ये डीलर लोग हैं जो अपना माल लोगों को सेल करते हैं। नाउअडेज डीलर्स रिकमेंडेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू कन्विंस बायर टू बाय प्रोडक्ट, स्पेशली इन केस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है जैसे टीवी है या मोबाइल है, ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल है। तो ये केस में डीलर्स क्या करते हैं? बायर्स को कन्विंस करते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए। तो द फर्म हैज टू मोटिवेट द डीलर्स टू पुश एंड प्रमोट इट प्रोडक्ट एंड ऑल्सो टू ऑब्टेन टाइमली फीडबैक फ्रॉम कंज्यूमर्स टेस्ट प्रेफरेंस लाइक डिसलाइक एक्सेट्रा। तो ज़रूरी है कि अपने को डीलर्स को हमेशा मोटिवेट करना है ताकि वो अपने प्रोडक्ट बेच पाए और अपने को फीडबैक दे कंज्यूमर्स के टेस्ट प्रेफरेंस लाइक और डिसलाइक के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है सोसाइटी। द सोसाइटी में ऑल्सो अफेक्ट कंपनी डिसीजन। सोसाइटी का भी इफेक्ट कंपनी के डिसीजन के ऊपर हो सकता है। द सोसाइटी कैन आइदर फैसिलिटेट और मेक इट डिफिकल्ट फॉर अ कंपनी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो
सोसाइटी आइदर अपने प्रोडक्ट बेचने में मदद कर सकती है या डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर सकती है अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में. बिजनेस हैज़ नॉट ओनली टू अर्न प्रॉफिट बट ऑल्सो टू सर्व द सोसाइटी. तो बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना नहीं है, लेकिन सोसाइटी को सर्विस भी देनी है. सोसाइटी इंक्लूड जनरल पब्लिक, मीडिया, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइज ग्रुप. अभी सोसाइटी में क्या क्या इंक्लूड है? हम जैसी जनरल पब्लिक, बाद में मीडिया जैसे प्रेस है, गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लोन देने वाले जैसे मुथूट फाइनेंस, और ऑर्गेनाइज ग्रुप है लाइक ट्रेड यूनियंस. ये एक्चुअली ऑर्गेनाइज ग्रुप लाइक है, गलती से अलग स्टेटमेंट आ गया. तो ऑर्गेनाइज ग्रुप में क्या आता है? ट्रेड यूनियन, शेयर होल्डर्स एसोसिएशन, ये सब आता है. सोसाइटी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द बिजनेस. तो सोसाइटी का बिजनेस डिसीजन के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट होता है. नेक्स्ट पॉइंट है कॉरपोरेट रिसोर्सेस. कॉरपोरेट रिसोर्सेस इंक्लूड्स एम्प्लॉयज़, फंड्स, मटेरियल, मशीनरी एंड मैनेजमेंट. अभी इसमें क्या क्या कौन कौन इंक्लूड है? एम्प्लॉयज़ है, पैसा है, मटेरियल, मशीनरी और मैनेजमेंट. दीज रिसोर्सेज आर कंट्रोलेबल. ये रिसोर्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. दे कैन बी यूज एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस पॉलिसीज. इनको हम लोग बिजनेस पॉलिसी के गाइडलाइंस से गाइडलाइंस को रेफर करके उनको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है मैक्रो एनवायरनमेंट. मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लार्ज फैक्टर्स दैट अफेक्ट डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द फर्म. इसमें बड़े फैक्टर्स इंक्लूड है जो दिन ब दिन का कामकाज के ऊपर अफेक्ट करते हैं. इट रिलेट्स टू डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इंटरनेशनल एंड लीगल फैक्टर्स. इसमें क्या क्या इंक्लूड है? डेमोग्राफिक है, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इंटरनेशनल एंड लीगल फैक्टर्स. ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो. ठीक है, आगे का पढ़ते हैं. अभी मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स देखते हैं.
द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट. सबसे पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज़ वन कंपोनेंट ऑफ टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट. ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट का. इट इज़ आउटकम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज. जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो भी कंट्री बनाती है उसका रिजल्ट है. इकोनॉमिक इवेंट्स विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो अफेक्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. तो कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर जो भी होता है उससे भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है. नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन क्रिएटेड बाय पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड फोर्सेस. तो पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है? ये एक सिचुएशन है जो पॉलिटिकल फैक्टर्स और फोर्सेस से क्रिएट होता है. नेक्स्ट है लीगल एनवायरनमेंट. लीगल एनवायरनमेंट इज कंपैरेटिवली न्यू कंपोनेंट ऑफ टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट. ये एक नया कंपोनेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का. लीगल एनवायरनमेंट इज द नेट रिजल्ट ऑफ वेरियस लॉज. तो जितने भी रूल्स है लॉज है उसका रिजल्ट है. प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द गवर्नमेंट इन रिगार्ड टू द फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. तो ये इसमें लॉज प्रोसीजर ये सब शामिल होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट. तो कल्चरल एनवायरनमेंट इज द रिजल्ट ऑफ सोशल फोर्सेस. तो ये कल्चर एनवायरनमेंट जो होता है जो भी सोशल काम चल रहा है उसका रिजल्ट है. सोसाइटी इंक्लूड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट इज कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, लोकल कम्युनिटी एंड एम्प्लॉयज़. तो सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जैसे कस्टमर्स है, इन्वेस्टर्स है, लोकल कम्युनिटी है और एम्प्लॉयज़ है. द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस ग्रुप्स क्रिएट कल्चरल एनवायरनमेंट. तो इनकी एक्सपेक्टेशन कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है. नेक्स्ट पॉइंट है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट. डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट रिलेट्स टू पॉपुलेशन एंड इट्स डिवीजन. मतलब कितना पॉपुलेशन है उसको कैसे डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, साइज ऑफ द फैमिली, एम्प्लॉयमेंट. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एज कितना है, सेक्स मेल फीमेल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, साइज ऑफ द फैमिली, फैमिली में कितने लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट इसके ऊपर डिपेंड करता है. मार्केट डिमांड, रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स एक्सेट्रा आर बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट. तो मार्केट की डिमांड या कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट ये डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के ऊपर बेस होता है. द स्टडी ऑफ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट एज प्रायोरिटी ओवर अदर एरियाज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज बिजनेस डिपेंड ऑन पीपल. तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट ये लोगों के डिमांड के ऊपर डिपेंड होता है. आप क्या करो इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं. ठीक है.
ठीक है, तो हम लोग ख़त्म करते हैं।